खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम गुजरात के चुनाव की चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुजरात के चुनाव का बिगुल स्वतः प्रधानमंत्री ने भूकंप से प्रभावित भुज में जाकर बजा दिया। लोग समझते हैं गुजरात दंगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट है, परंतु इससे भी अधिक महत्व भुज के भूकंप का है। उस समय बीजेपी के केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो नरेंद्र मोदी की गुजरात में दाल नहीं गलने देते थे। इस भूकंप ने केशुभाई पटेल की हवा उखाड़ दी और मोदी जी के भाग खुल गया। इस प्रकार केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंप दी गई। इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट देकर उन्होंने चुनाव जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनावी मुहिम के आरंभ में कहा, यानी भुज में जाकर अभी पिछले सप्ताह कहा कि 2047 में भारत एक प्रगतिशील देश हो जाएगा। 5 साल के अंदर देश को प्रगतिशील बनाने का आश्वासन देने वाले प्रधानमंत्री के मुख से 8 साल बाद 25 साल की मांग आश्चर्यजनक है। प्रधानमंत्री फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुफ्त स्कीमों का रेवड़ी कहकर मजाक उड़ाते हैं, परंतु खुद चुनाव से पहले अनेक नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखकर ऊल फूल आश्वासन देते हैं। मोदी के आश्वासन हवा में उड़ने वाले रंग बिरंगे गुब्बारों के समान होते हैं, जिनके पीछे आम जनता भागती रहती है, मगर वो हाथ नहीं आते, और जब हाथ आते हैं तो अपनी हवा छोड़कर पिचक जाते हैं। इन गुब्बारों से ठेके लेने वाले पूंजीपतियों का तो बहुत फायदा होता है। अडानी और अंबानी के वारे न्यारे हो जाते हैं, मगर आम लोगों को कुछ नहीं मिलता। केजरीवाल की रेवड़ियां जमीनी स्तर पर आम आदमी को फायदा पहुंचाती है। देखना यह है कि देश के लोग कब तक काल्पनिक रेवड़ियों से दिल बहलाते रहेंगे। इसका एक उदाहरण यह है कि मोदी जी के अनुसार खादी का उत्पादन 8 गुना बढ़ा है, फिर भी तिरंगा बनाने की खातिर चीन और अंबानी से पॉलिस्टर खरीदना पड़ा। अब अगर इतना ज्यादा खादी का उत्पादन हुआ है तो आखिर वो गया कहाँ? उससे जो है वो भारत का ध्वज क्यों नहीं बन सका? इस प्रश्न का जवाब मोदी जी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में सुजुकी की फैक्ट्री में आकर एक जनसभा के अंदर 5 साल पुराना राग अलापते हुए कहा कि देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने और राज्य में पूंजी निवेश रोकने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। ये बहुत गलत बात है। गुजरात किसी षड्यंत्र के कारण बदनाम नहीं हुआ, बल्कि मोदी जी की अक्षमता के कारण, दंगों के फैलने और हजारों निष्पाप लोगों की निर्मम हत्या के कारण बदनाम हुआ है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवाकर उनकी सरकार ने फिर से गुजरात के नाम पर बट्टा लगा दिया है। वैसे ये मोदी जी की पुरानी आदत है। 2017 में भी मोदी ने भाजपा के विरुद्ध मनमोहन सिंह पर पाकिस्तान से मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया था, परंतु वो गलत निकला। गुजरात में चुनावी माहौल बनाने के लिए गोदी मीडिया ने ETG रिसर्च नामक संस्था से एक सर्वे करवाया, जिसको अचानक गूगल से गायब कर दिया गया, क्योंकि इससे सामने आने वाली सच्चाई भाजपा के अनुकूल नहीं थी। इस सर्वेक्षण के अनुसार अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 115 से 125 क्षेत्रों पर सफलता मिल सकती है। कांग्रेस 39 से 44 के बीच सिमट जाएगी और आम आदमी पार्टी को 13 से 18 सीटें मिलेगी। अन्य लोग सिर्फ 2-4 सीट जीत सकेंगे। इस सर्वेक्षण में मतदाताओं से जब सवाल किया गया कि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो 49% लोगों ने महंगाई बताया। सवाल यह है कि क्या लोग वोट देते समय इसे भूलकर भाजपा को विजय कर देंगे? इसके बाद
दूसरे नंबर पर 26% लोगों के नजदीक बेरोजगारी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या शक है कि गुजरात की डबल इंजन सरकार बेरोजगारी और महंगाई के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने 4 सितंबर को दिल्ली में एक मेगा रैली करके जनता में जागृति पैदा करने का निर्णय लिया है। देखना यह है कि गुजरात के वोटर इससे कितने प्रभावित होते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की देशव्यापी आंदोलन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। गुजरात की प्रगति का जो ढोल पीटा जाता है वो केवल 14% गुजरात के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और जाति और धर्म को केवल 11% लोग महत्व देते हैं। बीजेपी के चहीते मुद्दों को 25% से ज्यादा लोगों का जो है वो समर्थन प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद 42% लोगों को ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मुद्दा चुनाव पर छा जाएगा। सवाल ये है कि जिस मुद्दे को 11% लोग महत्व देते हैं वो 42% लोगों को कैसे प्रभावित करेगा। ये मीडिया का कमाल है जो अफवाहों की सहायता से सांप्रदायिक मुद्दे उछालकर भाजपा को चुनाव जिताने का प्रयत्न करेगा, परंतु इसमें सफलता मिलेगी या नहीं ये तो समय बताएगा। पिछले 25 साल से गुजरात में बीजेपी का राज है। इसके बावजूद जब लोगों से पूछा गया कि क्या उसने यानी बीजेपी ने अपने आश्वासन पूरे किए तो केवल 45% लोगों ने कहा कि हाँ लगभग पूरा किया। इसके अलावा नहीं में जवाब देने वाले यानी ये कहने वाले कि भाजपा ने अपने आश्वासन पूरे नहीं किए 39% लोग हैं। 16% लोगों को तो ये पता ही नहीं कि प्रगति क्या होती है, इसलिए वो कोई राय नहीं दे सके। इस प्रकार अगर देखें तो प्रगति से वंचित लोगों की संख्या अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के बाद कांग्रेस को उनका शुभचिंतक बनाकर पेश किया। इसके कारण बीजेपी से नाराज वोटर्स ने भी कोई अल्टरनेटिव मौजूद ना होने की वजह से भाजपा को वोट दे दिया। अब जनता के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में एक हिंदुओं का तुष्टीकरण करने वाला पक्ष मौजूद है। इसलिए हो सकता है कि एक लोहा दूसरे लोहे को काटे और बीजेपी से नाराज हिंदू वोटर आम आदमी पार्टी को वोट दे। केजरीवाल अगर भाजपा का वोट काटने में यश प्राप्त करते हैं तो गुजरात में आगे चलकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की सरकार बन सकती है, जैसा कि किसी जमाने में दिल्ली में बनी थी और दिल्ली से भाजपा का देश निकाला हो गया था। प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव का उद्घाटन वैसे तो अभी हाल में हुआ, लेकिन इस साल 12 मार्च को 4 राज्यों में असेंबली चुनाव के नतीजों के फौरन बाद मोदी जी गुजरात के दौरे पर निकल खड़े हुए थे और 2 दिन में उन्होंने 3 रोड शो कर डाले थे, जैसा कि अभी किया गया है, और उन्होंने 50 किलोमीटर का फासला सड़क पर तय किया था। यानी ये नाटक बहुत पहले शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री फिलहाल जिस प्रकार के आश्वासन गुजरात में दे रहे हैं, इससे भी बड़े आश्वासन उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए थे। इससे प्रभावित होकर वहां के लोगों ने कोरोना के बीच गंगा में तैरती लाशों को भूलकर भाजपा को वोट दे दिया, मगर इलेक्शन जीतकर मोदी जी अब उन वादों को भूल गए। गुजरात के लोगों को चाहिए कि वो उनसे किए जाने वाले पुराने और उत्तर प्रदेश वालों से किए जाने वाले नए या वादों को याद करके अपने भविष्य का निर्णय लें, वरना फिर वही पुरानी कव्वाली सुनकर दिल को बहलाना पड़ेगा। तेरा वादे पे वादा होता गया, दिल बेताब ज्यादा होता गया, जीने की मोहलत घटती गई, मरने का तकाजा होता गया। अपनी इसी तरह की नाकामियों पर पर्दा डालने की खातिर बीजेपी को चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना पड़ता है और 25 साल तक सरकार चलाने के बावजूद चुनाव जीतने की खातिर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को
रिहा करने का शर्मनाक काम करना पड़ता है। गुजरात मोदी और शाह की जन्मभूमि है, परंतु वहाँ एक अक्षम और अनुभवहीन भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने दूसरी श्रेणी की लीडरशिप खत्म कर दी। अब अगले इलेक्शन में केवल गोधरा का सहारा है, इसीलिए बिल्किस बानो पर अत्याचार करने वालों को छोड़ दिया गया है। हो सकता है कि भाजपा इन बदमाशों को इलेक्शन का टिकट दे दे या अपना पोस्टर बॉय बनाए। सत्ता प्राप्ति के लिए ये पक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनता अगर चाहे तो इसको सबक सिखा सकती है। देखना ये है कि वो क्या करती है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।